नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 3 सितंबर 2021 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ड्रोन संबंधित नए रूल्स को डिस्कस करेंगे बिजनेस लाइन से और लाइव मिनट से दोनों आर्टिकल्स को कंबाइन करके। हिंदू में नहीं है ये आर्टिकल, नए ड्रोन रूल्स से संबंधित। दूसरा आर्टिकल यहाँ पे अभी जो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने अप्रूवल दिया है 7 नए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए, उससे संबंधित है। एक आर्टिकल तो हम इस इशू से संबंधित ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये नया आया है तो नए पॉइंट्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। और तीसरा हम सिलेबस का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म आजकल काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों से मतलब जबरन नारे लगवाना या फिर इस प्रकार की जो खबरें आती हैं, सेकुलरिज्म काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में आता है। और वैसे भी सेकुलरिज्म यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। ऑलमोस्ट हर साल या फिर एक साल छोड़ के जीएस पेपर 1 में क्वेश्चन पूछ ही लेती है यूपीएससी सेकुलरिज्म से संबंधित। तो तीसरे नंबर पे सेकुलरिज्म का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। अभी चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल नए ड्रोन रूल्स से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सरकार देखो नए ड्रोन रूल्स लेके आई है ताकि हमारे देश में ड्रोन उड़ाना और भी ज़्यादा आसान हो सके। पहले देखो ड्रोन को उड़ाने के लिए काफ़ी सारी कंडीशंस अप्लाइड थी, बहुत रिस्ट्रिक्शंस थी ड्रोन को उड़ाने के लिए, लेकिन अब बहुत सारे अप्रूवल्स की आवश्यकता को ख़त्म कर दिया गया है। ये कुछ की चेंजेस हैं जो नए रूल्स में किए गए हैं। सबसे पहला, डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म इस्टेब्लिश किया जाएगा। मतलब एक ही प्लेटफॉर्म जो भी क्लियरेंस लेनी है ड्रोन संबंधित इस प्लेटफॉर्म पे जाके ली जा सकेगी। दूसरे नंबर पे नो फ्लाइट परमिशन रिक्वायर्ड अप टू 400 फीट इन ग्रीन जोन। देखो वो एरियाज जहां पे ड्रोन उड़ाने के लिए कोई पाबंदी नहीं है, जैसे एयरपोर्ट के आसपास तो आप ड्रोन उड़ा नहीं सकते ना, तो वो एरियाज जहां पे ड्रोन उड़ाने के लिए कोई पाबंदी नहीं है वहां पे 400 फीट तक आप ड्रोन उड़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और एयरपोर्ट के नज़दीक का जो एरिया है, जैसे मान लीजिए ये एयरपोर्ट है, 8 किलोमीटर तक का एरिया है, यहाँ पे तो ड्रोन उड़ाया ही नहीं जा सकता। 8 से 12 किलोमीटर तक के नज़दीक का जो एरिया है, ये 8 है, यहाँ पे एयरपोर्ट है, और ये 8 से 12 के बीच वाला एरिया, यहाँ पे ड्रोन को 200 फीट ऊंचाई तक ले जाया जा सकता है। नेक्स्ट, अगर देखो कोई माइक्रो ड्रोन्स उड़ा रहा है नॉन कॉमर्शियल यूज़ के लिए, या फिर नैनो ड्रोन उड़ा रहा है, या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से ड्रोन उड़ा के देखती हैं, तो उनको किसी भी प्रकार के पायलट लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। पहले देखो जो विदेशी कंपनीज हैं वो इंडिया में ड्रोन ऑपरेशंस नहीं चला सकती थी, अब इस पर भी रिस्ट्रिक्शन हटा दी गई है। यानी विदेशी कंपनीज इंडिया में ड्रोन ऑपरेशन चलाती हैं तो कोई पाबंदी नहीं है। नेक्स्ट, ड्रोन और ड्रोन के जो कंपोनेंट्स अगर देश में कोई इंपोर्ट करता है तो उसको रेगुलेट किया जाएगा डीजीएफटी के द्वारा, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के द्वारा। नेक्स्ट, इससे पहले कि आप अपना ड्रोन रजिस्टर करवाओ या फिर लाइसेंस इशू करवाओ, उससे पहले आपको कोई भी सिक्योरिटी क्लियरेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। पुराने रूल्स के अनुसार सिक्योरिटी क्लियरेंस की आवश्यकता होती थी। नेक्स्ट, नो रिक्वायरमेंट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ एयरवर्दीनेस। एयरवर्दीनेस का क्या मतलब होता है? मतलब आपका जो ड्रोन है वो हवा में सस्टेन करने के लिए फिट तो है ना, सेफ्टी आप कह लीजिए, सेफ्टी संबंधित सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती थी पहले, लेकिन अब वो आवश्यकता खत्म कर दी गई है। और भी बहुत सारी चीजें की आवश्यकता अब नहीं है, जैसे यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, प्रायर परमिशन एंड रिमोट पायलट लाइसेंस फॉर R&D एंटिटीज। यहाँ पे आप देखिए पहले इतने सारे क्लियरेंस की आवश्यकता होती थी। यूनिक ऑथराइजेशन नंबर, ए प्रोटोटाइप आइडेंटिफिकेशन नंबर, सर्टिफिकेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड एयरवर्दीनेस, सर्टिफिकेट ऑफ कन्फॉर्मेंस, सर्टिफिकेट ऑफ मेंटेनेंस, इंपोर्ट क्लियरेंस, एक्सेप्टेंस ऑफ एग्जिस्टिंग ड्रोन्स, ऑपरेटर परमिट्स, ऑथराइजेशन ऑफ R&D ऑर्गेनाइजेशन, स्टूडेंट रिमोट पायलट लाइसेंस, रिमोट पायलट इंस्ट्रक्टर, ये सारी जो क्लियरेंसेज है ना, इनकी आवश्यकता को अब खत्म कर दिया गया है। फॉर्म पहले 25 भरने पड़ते थे, अब 5 भरने पड़ते हैं। फीस भी कम कर दी गई है रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। और पहले एयरपोर्ट के आसपास का एरिया ज़्यादा बड़ा होता था जहां पे ड्रोन संबंधित ऑपरेशंस नहीं चलाए जा सकते थे। पहले 45 किलोमीटर हुआ करता था येलो जोन जहां पे ड्रोन नहीं उड़ाए जा सकते। अब इस जोन को घटा के एयरपोर्ट पैरामीटर के आसपास 12 किलोमीटर तक का कर दिया गया है। यहाँ पे ड्रोन संबंधित ऑपरेशंस पर रिस्ट्रिक्शंस हैं। कुछ पॉइंट्स यहाँ पर छूट गए थे। इन नए रूल्स के अंदर अब 500 केजी तक के ड्रोन्स आएंगे। पुराने रूल्स के अंतर्गत 300 केजी तक के ड्रोन्स आते थे, तो 500 केजी तक के जो ड्रोन्स आएंगे इसका मतलब ये होगा
ड्रोन्स का जो इस्तेमाल किया जाता है ना टैक्सीज के तौर पर सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए, वो ऑपरेशंस भी चलाए जा सकेंगे, वो भी इन रूल्स के अंतर्गत आ जाएंगे। नेक्स्ट, एयरवर्दीनेस का सर्टिफिकेट अब देखो इशू किया जाएगा क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, और क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा जो ऑथराइज्ड एंटिटीज होंगी ना उनके द्वारा इशू किया जाएगा। देखो ये मत सोचिएगा कि 7वें पॉइंट में तो हमने डिस्कस किया कि एयरवर्दीनेस के सर्टिफिकेट की आवश्यकता ही नहीं है। देखो ये सब चीज़ें हैं ना, एयरवर्दीनेस, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, प्रायर परमिशन, रिमोट पायलट लाइसेंस, इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं है R&D एंटिटीज के लिए, मतलब उन कंपनीज के लिए जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रही हैं। तो यूं मत सोचना सबके लिए ये जो रिक्वायरमेंट है वो खत्म कर दी गई है। 10वें नंबर का पॉइंट है, जो मैन्युफैक्चरर हैं वो देखो ड्रोन का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट कर सकते हैं खुद से। जो ये डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म यानी सिंगल प्लेटफॉर्म सरकार डेवलप करेगी ना, वहां पे सेल्फ सर्टिफिकेशन रूट की सहायता से ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हर एक ड्रोन का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट कर सकती हैं। मैक्सिमम जो पेनल्टी है ड्रोन रूल्स 2021 के अंतर्गत उसे घटा के 1 लाख कर दिया गया है, लेकिन दूसरे लॉज अगर वायलेट होते हैं तो वो तो पेनल्टीज अलग से लगेंगी। 12वें नंबर पे पॉइंट है, ड्रोन कॉरिडोर्स इस्टेब्लिश किए जाएंगे सरकार के द्वारा ताकि कार्गो को यानी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सके। तो ये नए रूल्स हैं, आर्टिकल में कहा जाता है नए जो रूल्स हैं ये देखो ट्रस्ट, सेल्फ सर्टिफिकेशन और नॉन इंट्रूसिव मॉनिटरिंग पर आधारित हैं। इन नए रूल से देश को बहुत फायदा होगा। देश में ड्रोन संबंधित टेक्नोलॉजी में इनोवेशन आएंगी, नए नए स्टार्टअप्स ओपन होंगे जो ड्रोन संबंधित ऑपरेशंस में डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा देखो ड्रोन के मामले में इंडिया एक हब के तौर पर डेवलप होगा, रोजगार के काफ़ी सारे अवसर पैदा होंगे। तो इस सब लिहाज से देखें तो ये नए जो ड्रोन रूल्स हैं वो अच्छे हैं। वैसे भी देखो पिछले जो ड्रोन रूल्स थे ना बहुत ज़्यादा सख्त थे, और ड्रोन्स का जो इस्तेमाल है लगातार अलग अलग सेक्टर्स में बढ़ रहा है, जैसे एग्रीकल्चर, ई कॉमर्स, रोड कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, टेलीकॉम, रेलवे, इन सब एरियाज में ड्रोन्स का जो यूज़ है बढ़ता जा रहा है। बाकी देश भी ड्रोन के मामले में आगे निकल रहे थे। सरकार के पास कोई चारा नहीं था इन रूल्स को लिबरेट करने का, मतलब थोड़ा लिबरल बनाने का। देखो एक चीज़ आप समझ लीजिए, अगर जैसे जो बिटकॉइन के बारे में आर्गुमेंट दिया जाता है, सरकार जिस चीज़ को बिल्कुल टाइटली रखेगी ना, रूल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होंगे या फिर बैन लगा देगी सरकार टोटली, तो वो टेक्नोलॉजी फिर देश में आ ही नहीं पाएगी। आपने देखा 2 देशों का वार हुआ था, आर्मीनिया और अजरबैजान। अजरबैजान जीता आर्मीनिया से ड्रोन्स की सहायता से, टर्की ने वो ड्रोन्स दिए थे अजरबैजान को। आने वाले समय में जो युद्ध होगा ना ऐसा ही होगा, ड्रोन्स की सहायता से साइबर वारफेयर, नए तरह का युद्ध होगा। तो ड्रोन्स में रूल्स अगर सरकार लिबरल नहीं करती है तो ड्रोन संबंधी टेक्नोलॉजी हमारे देश में नहीं आ पाएगी, और एप्लीकेशंस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इन सब के चलते सरकार ने इन रूल्स को लिबरलाइज कर दिया है, बट सिक्योरिटी खतरा देखो काफ़ी ज़्यादा है। 30 जून का एक आर्टिकल है जो शुरुआत में भी मैंने आपको बताया, सिक्योरिटी थ्रेट कितनी है ड्रोन से हमने डिस्कस किया। कश्मीर में ड्रोन्स की सहायता से आतंकवादियों ने बम ब्लास्ट करने की कोशिश की, बम गिराने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। तो खतरा आगे भी है। कुछ दूसरे कंसर्न्स भी हैं। देखो एक तो ये जो डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म है ना, सरकार काफ़ी समय से बोल रही है हम बनाएंगे, बना नहीं रही है। तो जल्द से जल्द पहले तो ये डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म बनाना होगा ताकि ड्रोन संबंधित कोई भी क्लियरेंस लेनी है वो क्लियरेंस लेने में दिक्कत ना आए। नेक्स्ट कंसर्न देखो प्राइवेसी संबंधित है। आपने देखा लॉकडाउन के दौरान हमारे देश में वेरियस सिटीज की पुलिस ने ड्रोन का सहारा लिया ये पता लगाने के लिए कि कौन से मोहल्ले में लोग कितना लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। यही केस फ्रांस की कोर्ट में भी गया था, और फ्रांस के जो हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट है ना, इन्होंने देखो पेरिस अथॉरिटीज को मना कर दिया कि आप इन एरियल ड्रोन्स की सहायता नहीं ले सकते उन लोगों को ट्रैक करने के लिए जो सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन कर रहे हैं। ये प्राइवेसी का उल्लंघन है। तो देखो जैसे जैसे ड्रोन्स का इस्तेमाल बढ़ेगा प्राइवेसी का वायलेशन भी बढ़ेगा, और डेटा प्रोटेक्शन बिल अभी तक आया नहीं है। तो सरकार को इन कंसर्न्स पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ये हमने पूरा इशू डिस्कस किया ड्रोन टेक्नोलॉजी से संबंधित नए ड्रोन रूल्स के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो देखो
हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के इस्तेमाल से संबंधित हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, हमारे देश में बहुत सारी डिजास्टर्स आई हैं पिछले कुछ महीनों में हिमालयन स्टेट्स में। आर्टिकल्स भी हमने डिस्कस किए किस प्रकार से हिमालयन जो राज्य हैं वहाँ पे इकोलॉजी काफ़ी ज़्यादा फ्रेजाइल है, कमज़ोर है। तो अभी जो डेवलपमेंट का मॉडल वहाँ पे अडोप्ट किया गया है वो डेवलपमेंट का मॉडल चेंज होना चाहिए। अदरवाइज देखो, वहाँ पे आने वाले समय में भी डिजास्टर्स आती रहेंगी। उत्तराखंड की बात है इस आर्टिकल में। उत्तराखंड में देखो, फरवरी में एक काफ़ी दुखद हादसा हुआ था, ऋषि गंगा वैली डिजास्टर। इसमें 200 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई थी। हुआ ये था, इस हादसे में ऋषि गंगा रिवर ये देखो एक फ्लड में कन्वर्ट हो गई थी, और जब ऊपर से नीचे आई बहुत सारे बड़े बड़े चट्टानों के टुकड़े, कचरा, सिल्ट ये सब लेके आई और 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को तबाह कर दिया। इवन देखो, केदारनाथ ट्रेजेडी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी का गठन किया था, एक्सपर्ट कमेटी 1। इसको कहा गया था कि आप जांच कीजिए, ये जो उत्तराखंड में इतने सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बन गए हैं, क्या इनका भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है जिसकी वजह से ये केदारनाथ हादसा हुआ है। तो इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि देखो, ये जो बड़े बड़े डैम्स बने हैं ना, इनका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है डिजास्टर को और बुरा बनाने में। मतलब इन डैम्स की वजह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो केदारनाथ ट्रेजेडी है वो और भी ज़्यादा सीरियस हो गई। उसके बाद देखो, काफ़ी सारी कमेटीज सरकार के द्वारा गठित की गई कि इन हिमालयन स्टेट्स में जैसे उत्तराखंड में डैम्स को बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, मतलब हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को इस्टेब्लिश करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ने अपने 5 मई 2014 के एफिडेविट में खुद माना ये बात कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स जो हैं इनकी वजह से केदारनाथ ट्रेजेडी और ज़्यादा सीरियस हो गई। इवन पीएमओ ने 2 फरवरी 2019 को एक मीटिंग ली थी और उस मीटिंग में यह डिसीजन लिया गया कि गंगा रिवर पर कोई नया हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट नहीं इस्टेब्लिश होगा, और जो प्रोजेक्ट्स अभी तक 50% जिनकी कंस्ट्रक्शन नहीं हुई है उनको भी कैंसिल कर दिया जाए, सिर्फ उन्हीं को आगे ले जाया जाए जहां पे कंस्ट्रक्शन 50% से ज़्यादा हुई है। ये पीएमओ ने कहा था 2019 में। बट देखो, दुखद बात यह है, इन सब पॉइंट्स के बावजूद जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट है उन्होंने एक दूसरी एक्सपर्ट कमेटी गठित की, बीपी दास कमेटी। इस कमेटी की रिकमेंडेशंस के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट फाइल किया और बोला कि 7 प्रोजेक्ट्स को लेके, 7 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को लेके हम आगे जाना चाहते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। पुरानी गलतियों से सरकार सीख नहीं रही है, इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। काफ़ी सारे पॉइंट्स राइटर देते हैं। देखो, ये जो बड़े बड़े डैम से इस्टेब्लिश किए जाएंगे इन 7 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए, वो डैम कितना सस्टेन कर पाएंगे लॉन्ग टर्म में, ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है जिस पर विचार होना चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो रही है। देखो, बड़े बड़े जो डैम्स हैं ना वो तब सफल होते हैं जब उन्हें एक्सेस में पानी मिलता रहे, और जिस हिसाब से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिस हिसाब से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये जो बर्फ है ग्लेशियर्स में वो तेजी से पिघल रही है। तो मेन सोर्स तो ग्लेशियर ही है जिसकी सहायता से नदियों में पानी आता है। तो वहाँ एक लेवल के बाद पानी आना कम हो जाएगा, तो नदियों में जो पानी है वो कम हो जाएगा, और ये जो डैम्स की सस्टेनेबिलिटी है वो भी कम हो जाएगी। इसके बाद राइटर कहते हैं, इवन देखो, एक्सपर्ट कमेटी सेकंड ने भी यही रिकमेंडेशन दी थी कि 200 मीटर की ऊंचाई से ऊपर और एमसीटी यानी मेन सेंट्रल थ्रस्ट के नॉर्थ में कोई भी नया प्रोजेक्ट ना इस्टेब्लिश किया जाए, क्योंकि ऑलरेडी जो प्रोजेक्ट्स हैं उनसे भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन फिर भी इन रिकमेंडेशंस की अवहेलना कर दी गई। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के द्वारा जो एफिडेविट फाइल किया गया है सुप्रीम कोर्ट में 7 नए प्रोजेक्ट्स के अप्रूवल के लिए। इसके बाद देखो, कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं जो हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, जैसे जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वो अर्थक्वेक प्रोन हैं, फ्लड, एक्सट्रीम रेनफॉल, एवलांचेज, लैंडस्लाइड्स, इन सब के रिस्क हैं पहाड़ी क्षेत्रों में। तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इस्टेब्लिश करना, उनसे देखो ये सारा जो रिस्क है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। एक सिक्किम का एग्जाम्पल दिया जाता है, यहाँ पे देखिए आप, सिक्किम में एक 2008 में 510 मेगावाट का तीस्ता 5th हाइड्रो पावर प्लांट इस्टेब्लिश हुआ था सेंट्रल सिक्किम में। और जब से ये प्रोजेक्ट बना है वहाँ के लोकल लोगों की शिकायतें ये हैं, माउंटेन का जो स्लोप है वो श्रिंक हो रहा है, झरने ड्राई हो रही हैं,
और पहाड़ों में क्रैक्स भी आ गए हैं, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड ज़्यादा होने लगे हैं। तो यही सारी दिक्कतें अगर उत्तराखंड में प्रोजेक्ट इस्टाब्लिश होते हैं तो भी आ जाएंगी। हिमालयन क्षेत्र देखो इतना ज़्यादा अर्थक्वेक प्रोन है, आप अंदाज़ा लगाइए 20वीं शताब्दी में जो काफ़ी बड़े भूकंप आए ना, उनमें से 15% तो हिमालयन रीजन्स में आए, और फ्यूचर में भी हिमालयन रीजन में काफ़ी इंटेंस अर्थक्वेक एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। जैसे 2015 में नेपाल में भी आया था, और नेपाल में भूकंप आने की वजह से जो इनकी 1/3 नेपाल की हाइड्रो पावर थी वो नष्ट हो गई थी। वैसे भी देखो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना हमारे देश में अब काफ़ी सस्ता हो गया है। जो ये रिन्यूएबल एनर्जी है, जैसे सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, इनको प्रोड्यूस करना काफ़ी सस्ता है। तो हम फिर हाइड्रो पावर पे इतना ज़्यादा रिलाय क्यों कर रही हैं, ये राइटर क्वेश्चन रेज करते हैं। बात देखो ये भी है ना, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनता है तो चलो मान लिया कि थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिसिटी सस्ती मिल जाएगी, जो कि फ्यूचर में नहीं मिलेगी, जैसे जैसे रिन्यूएबल एनर्जी की टेक्नोलॉजी और ज़्यादा एडवांस होगी। बट देखो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनने से और भी तो काफ़ी नुकसान होते हैं ना, इतना ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया सबमर्ज हो जाता है, लोग डिस्प्लेस होते हैं, मतलब बहुत सारा नुकसान होता है। उनको क्यों नहीं काउंट किया जाता? थोड़ा बहुत पैसा बचाने के चक्कर में नुकसान भी तो देखिए ना कितना सारा हो जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स राइटर के द्वारा उठाए जाते हैं इस आर्टिकल में। इसके बाद हम सिलेबस का एक टॉपिक डिस्कस करते हैं, सेकुलरिज्म। कौन सा? जीएस पेपर 1 में जो सोसाइटी है उसका टॉपिक अब हम डिस्कस करते हैं, सेकुलरिज्म। देखो लास्ट में जहां भी इज्म आ जाता है, ISM, जैसे सेकुलरिज्म के लास्ट में ISM है, रीजनलिज्म के लास्ट में भी ISM है, कम्युनलिज्म के लास्ट में ISM है, फेमिनिज्म के लास्ट में ISM है। इसका मतलब है आइडियोलॉजी। सेकुलरिज्म एक आइडियोलॉजी है जो बहुत ही कॉन्टेस्टेड है, अलग अलग वर्जन्स हैं। वेस्टर्न कंट्रीज कहते हैं कि हमारा जो सेकुलरिज्म का मॉडल है वो सही है, और बाकी जगह पे फॉर एग्जांपल इंडिया में सेकुलरिज्म का जो मॉडल फॉलो किया जाता है वो सही नहीं है। पहले हम सेकुलरिज्म की कुछ बेसिक बातें डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम अलग अलग मॉडल्स जानेंगे। काफ़ी बार, ऑलमोस्ट अभी तक 2 बार यूपीएससी ने सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया है, वेस्टर्न कंट्रीज के सेकुलरिज्म मॉडल में और इंडिया के सेकुलरिज्म मॉडल में क्या डिफरेंस है। इस बार भी पूछा था और 2014 में भी पूछा था। हम ना सिर्फ इंडिया और वेस्टर्न कंट्रीज का सेकुलरिज्म का मॉडल जानेंगे, बल्कि कुछ और सेकुलरिज्म के मॉडल्स की भी बात करेंगे। फॉर एग्जांपल टर्की में पहले किस प्रकार का सेकुलरिज्म का मॉडल था। लेकिन डिफरेंट मॉडल्स को जानने से पहले हम कुछ बेसिक बातें डिस्कस करते हैं सेकुलरिज्म के बारे में। सेकुलरिज्म की जो आइडियोलॉजी है वो देखो इस आइडिया पर आधारित है, किसी पर्सन के साथ या फिर विभिन्न लोगों के साथ सिर्फ इसलिए डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता कि वो किसी पर्टिकुलर धर्म से संबंध रखते हैं। समझ गए? यानी धर्म के नाम पर, रिलीजन के नाम पर किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। ये बेसिक बात है सेकुलरिज्म की। सेकुलरिज्म का मतलब सिर्फ इंटर रिलीजियस इक्वलिटी से नहीं है। मतलब सेकुलरिज्म का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सबके साथ इक्वल व्यवहार किया जाएगा, बल्कि इंट्रा रिलीजियस इक्वलिटी से भी हैं। ये बात जरूर लिखिएगा। इंट्रा रिलीजियस इक्वलिटी मतलब काफ़ी बार क्या होता है, किसी पर्टिकुलर धर्म के अंदर भी लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है अलग अलग बेसिस पर। आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था, हायरार्की सिर्फ हिंदू धर्म में नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदू धर्म में कास्ट सिस्टम है और कुछ लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, हायरार्की बनी हुई है। इस प्रकार का सिस्टम सभी धर्मों में है। किसी धर्म में डायरेक्ट है और किसी धर्म में इनडायरेक्ट है, लेकिन हर एक धर्म में कुछ लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन जरूर होता है। इवन आप होमोसेक्सुअल्स का एग्जाम्पल ले लीजिए। होमोसेक्सुअल्स को अच्छा नहीं माना जाता, इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है ऑलमोस्ट हर एक धर्म में। तो कहने का एसेंस ये है, सेकुलरिज्म बात करता है ना सिर्फ इंटर रिलीजियस इक्वलिटी की, बल्कि इंट्रा रिलीजियस इक्वलिटी की। धर्म के अंदर भी किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, सबको इक्वल राइट्स होने चाहिए, सबको इक्वल रूप से ट्रीट करना जरूरी है। ब्रिटिश राइटर थे जॉर्ज जैकब होलियोक। इन्होंने सेकुलरिज्म वर्ड दिया था 1851 में। इन्होंने देखो 4 मुख्य बातें कही थी सेकुलरिज्म के बारे में।
सबसे पहली बात, स्टेट न्यूट्रल हो रिलीजन के प्रति, मतलब स्टेट एक ऐसी कोई भी पॉलिसी ना अपनाए जिससे कि एक धर्म के लोगों को प्रेफरेंस मिले और दूसरे धर्म के लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो। नहीं, स्टेट न्यूट्रल रहेगा सभी धर्मों के प्रति, किसी धर्म को स्पेशल प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी। ये पहली बात बोली गई जॉर्ज जैकब होलियोक के द्वारा। दूसरी बात इनके द्वारा ये बोली गई, साइंटिफिक टेम्पर पर फोकस किया जाएगा, यानी जो कंट्री सेकुलर कंट्री होगा वो साइंटिफिक टेम्पर पर फोकस करेगा। हमारे संविधान में फंडामेंटल ड्यूटी भी है जिसमें साइंटिफिक टेम्पर पर फोकस करने की बात की जाती है। तीसरे नंबर पे एम्फेसाइज ऑन रैशनैलिटी, मतलब स्टेट के द्वारा रैशनैलिटी पर फोकस किया जाएगा। देखो, आपने काफ़ी बार ऐसी स्टेटमेंट्स सुनी होगी कि महाभारत के समय में इंटरनेट हुआ करता था। कुछ पॉलिटिकल लीडर्स इस प्रकार की बातें करते हैं, जैसे पुराने समय में पुष्पक विमान हुआ करता था, यानी जेट एयरक्राफ्ट हुआ करता था। ये सब इरेशनल बातें हैं, लॉजिक पर आधारित बातें नहीं हैं। स्टेट इस प्रकार की चीज़ों को प्रमोट नहीं करेगा, स्टेट प्रमोट करेगा रैशनल चीज़ों को, वो चीज़ें जो लॉजिक पर आधारित हों। ये तीसरी बात जॉर्ज जैकब होलियोक के द्वारा बोली गई थी। लास्ट बात, सेकुलरिज्म के संदर्भ में होलियोक ने यह बोली थी, स्टेट सेकुलर मोरालिटी का समर्थन करेगा। देखो, मोरालिटी का मतलब होता है पर्सनल स्टैंडर्ड्स, जिसके बेस पर आप कहते हो ये चीज़ सही है या फिर ये चीज़ गलत है। एथिक्स में डिटेल से आएगी मोरालिटी। फिलहाल सिर्फ आप इतना जान लीजिए, होलियोक के अनुसार मोरालिटी का संबंध सिर्फ रिलीजियस डिसिप्लिन से नहीं है। जो लोग धर्म को नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते, उनके पास भी मोरालिटी हो सकती है और स्टेट उसी प्रकार की मोरालिटी का समर्थन करेगा। हिंदू धर्म में क्या मोरल है, क्या इमोरल है, इस्लाम में क्या इमोरल है, क्या मोरल है, क्रिश्चियनिटी में क्या मोरल है, इमोरल है, स्टेट इन सब बातों पर ध्यान नहीं देगा। स्टेट उस मोरालिटी का समर्थन करेगा जो सेकुलर होगी, जिसका किसी धर्म से लेना देना नहीं होगा। तो होलियोक के द्वारा ये 4 बातें बोली गई। इतना डिटेल में आपसे कोई नहीं पूछेगा, लेकिन हमने वैसे ही डिस्कस किया सेकुलरिज्म का कंसेप्ट समझने के लिए। लेकिन आप ऐसे में या फिर एथिक्स में होलियोक का नाम जरूर मेंशन कर सकते हो। जॉर्ज जैकब होलियोक, इनके द्वारा सेकुलरिज्म टर्म दी गई थी। तो अभी तक हमने जो कुछ डिस्कस किया उसके बेस पे हम कह सकते हैं सेकुलरिज्म एक मॉडर्न आइडियोलॉजी है जो कहती है पब्लिक स्फीयर की जो एक्टिविटीज हैं उन पर रिलीजन का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। फिर से बोलता हूं, पब्लिक स्फीयर की जो एक्टिविटीज हैं, फॉर एग्जांपल एजुकेशन, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, लॉ, इन सब चीजों पर रिलीजन का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, धर्म की छाप नहीं होनी चाहिए। यह मतलब है सेकुलरिज्म का। हम देखो धीरे धीरे अगर हम हमारी डेली लाइफ को पास्ट से अगर कंपेयर करें तो धीरे धीरे हम सेकुलर होते जा रहे हैं। आप कंपेयर कीजिए, पुराने समय में एजुकेशन किस प्रकार की दी जाती थी, गीता पढ़ाई जाती थी, कुरान पढ़ाई जाती थी, रामायण महाभारत पढ़ाई जाती थी। लेकिन आज के समय में आपको पता है जो एजुकेशन है वो साइंटिफिक एजुकेशन है। पुराने समय में इकोनॉमी किस प्रकार की होती थी, टेम्पल्स एक बड़े इकोनॉमिक सेंटर्स का काम करा करते थे। हम मेडिवल इंडिया में हम पढ़ते हैं किस प्रकार से टेम्पल के आसपास सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हुआ करती थी और टेम्पल एक प्रकार से बैंक का काम भी करते थे। टेम्पल्स यानी मंदिर लोन दिया करते थे और पुराने समय में मुस्लिम्स लोन नहीं दिया करते थे क्योंकि कुछ लोगों का कहना है इस्लाम में लोन देने की मनाही है। लेकिन आज के समय में इकोनॉमी टेम्पल्स पर आधारित नहीं है, रिलीजन के प्रिंसिपल्स पर आधारित नहीं है। आज के समय में इकोनॉमी आधारित है डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर। तो बताइए इकोनॉमिक एस्पेक्ट में हम सेकुलर हुए या फिर नहीं हुए? हुए। पुराने समय में राजा रूल किया करता था तो बताया करता था कि देखो मुझे भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है। एक थ्योरी का नाम आपने सुना होगा, डिवाइन राइट ऑफ किंग्स। इस थ्योरी के अनुसार राजा कहा करते थे जनता को यानी प्रजा को, मैं गॉड का यानी भगवान का रिप्रेजेंटेटिव हूं, भगवान के परिवार से हूं। इस प्रकार की बातें वो जनता को बोला करते थे ताकि अपने राज को लेजिटिमेट ठहराया जा सके जनता की नज़रों में। राजा कहा करते थे
अगर राजा किसी को सजा दे रहा है, इसका मतलब भगवान चाहता है कि उस पर्सन को सजा दी जाए। ये और कुछ नहीं था, बस लेजिटिमेसी प्राप्त करने का एक सोर्स था। इवन अकबर के समय में, दिल्ली सल्तनत के समय में जो रूलर हुआ करते थे वो उलेमास की बात माना करते थे। लेकिन आज के समय में आपको पता है संविधान के आधार पर गवर्नमेंट है, मॉडर्न फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी है। पहले जो हुआ करता था, जिस टाइप का पॉलिटिक्स हुआ करती थी, आजकल वैसा कुछ नहीं होता। तो पॉलिटिकल एस्पेक्ट में भी हम पहले के अपेक्षाकृत ज़्यादा सेकुलर हुए हैं। इवन आप लीगल एस्पेक्ट को ले लीजिए, पुराने समय में मनुस्मृति कोड ऑफ कंडक्ट का काम किया करती थी, शरीयत लॉ मुस्लिम्स के लिए कोड ऑफ कंडक्ट का काम किया करता था। लेकिन आज के समय में जो रिलीजियस लॉज हैं उनका कोडिफिकेशन हो चुका है, नए लॉज बनाए गए हैं, संविधान के अनुसार पर सब कुछ चलता है। तो हमने हर एक एस्पेक्ट देखा, पहले के अपेक्षाकृत हम सेकुलर हुए हैं। सेकुलरिज्म के विभिन्न मॉडल्स को डिस्कस करने से पहले दो और बातें आपको बताना चाहता हूं। अगर देखो किसी स्टेट में दो बातें फॉलो होती हैं तो उस देश को सेकुलर कंट्री नहीं कहा जा सकता। पहली बात, अगर देखो किसी देश में गवर्नेंस में रिलीजियस लीडर्स का इंटरफेरेंस होता है, या फिर आप कह सकते हो रिलीजियस लीडर्स के पास पॉलिटिकल पावर होती है, तो उस देश को आप सेकुलर कंट्री नहीं कह सकते। आप ईरान का एग्जांपल लीजिए। ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्ला खामेनी, उनके पास बहुत पावर्स हैं। वैसे वहाँ पर राष्ट्रपति हैं जिनको जनता के द्वारा चुना जाता है, लेकिन फिर भी जो रिलीजियस लीडर हैं, वो सुप्रीम लीडर हैं, उनके पास बहुत सारी पावर्स कॉन्सेंट्रेटेड हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दों पर इंटरफेयर करते हैं। तो आप ईरान को सेकुलर कंट्री नहीं कह सकते। ईरान को कुछ एक्सपर्ट्स थियोक्रेसी कहते हैं, यानी रूल बेस्ड ऑन रिलीजन। उसके बाद दूसरी बात, जो अगर कोई स्टेट फॉलो करता है तो उसे सेकुलर कंट्री नहीं कहा जा सकता, वो है स्टेट किसी एक पर्टिकुलर धर्म को प्रेफरेंस ना दे। जैसे बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जो किसी एक धर्म को अपना ऑफिशियल धर्म डिक्लेयर कर देते हैं, यानी एक धर्म को स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं। ऐसे कंट्रीज को आप सेकुलर कंट्री नहीं कह सकते। आप बांग्लादेश का एग्जाम्पल ले सकते हो, पाकिस्तान का एग्जाम्पल ले सकते हो, जिन्होंने इस्लाम को अपना ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर किया हुआ है। यानी बांग्लादेश, पाकिस्तान सेकुलर कंट्री नहीं है। लेकिन इंडिया का कोई एक धर्म ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, इंडिया एक सेकुलर कंट्री है। अब हम बात करते हैं सेकुलरिज्म के विभिन्न मॉडल्स के बारे में। सबसे पहले हम वेस्टर्न सोसाइटीज का क्या मॉडल है सेकुलरिज्म का, वो डिस्कस करेंगे। देखो, वेस्टर्न सोसाइटीज कहती हैं सेकुलरिज्म का मतलब ये है कंप्लीट सेपरेशन बिटवीन द रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में रिलीजन का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा और रिलीजन में पॉलिटिक्स का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। दोनों चीजों के बीच कंप्लीट सेपरेशन होगा। रिलीजन अपना काम करेगा, पॉलिटिक्स अपना काम करेगी। अगर रिलीजन के अंदर कुछ भी गलत होगा, स्टेट को कोई लेना देना नहीं है, स्टेट किसी प्रकार से इंटरफेयर नहीं करेगा। रिलीजन के अंदर चाहे कुछ भी हो, कैसा भी गलत हो। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। इंडिया में सबरीमाला का केस हो, हाजी अली दरगाह का केस हो, ये धार्मिक इश्यूज थे। धर्म के अंदर जो कुछ हो रहा था उसके अंदर फिर भी स्टेट के द्वारा इंटरफेयर किया गया। कोर्ट का जजमेंट आता है। अगर यूएसए में इसी प्रकार की सिचुएशन होती, शायद यूएसए की कोर्ट कोई जजमेंट नहीं देती। यूएसए की कोर्ट यह कह के छोड़ देती कि यह धर्म का इंटरनल इशू है, हम इसके अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे यहां पर सेकुलरिज्म का जो मॉडल है उसके अनुसार सेपरेशन है रिलीजन के बीच और स्टेट के बीच। वेस्टर्न सोसाइटीज में देखो क्या है, इंडिविजुअल राइट्स पर ज्यादा फोकस किया जाता है, लेकिन इंडिया में ग्रुप राइट्स पे ज्यादा फोकस किया जाता है, कम्युनिटी के राइट्स पर ज्यादा फोकस किया जाता है। आप आर्टिकल 25 से 28 और आर्टिकल 29-30 देख लीजिए। सभी धर्म के लोगों को, सभी माइनॉरिटीज को अपनी तरह से इंस्टीट्यूशंस को गवर्न करने का अधिकार है। ये जो बातें हैं वो साबित करती हैं हमारे देश में ग्रुप राइट्स पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है ग्रुप राइट्स को बजाय के इंडिविजुअल राइट्स को
इंडिविजुअल राइट्स को ज़्यादा तवज्जो मिलती है वेस्टर्न सोसाइटीज़ में। देखो, शुरुआत में हमने एक बात डिस्कस की थी कि सेकुलरिज्म की मूलभूत बात यह है, फंडामेंटल बात यह है, सिर्फ इसलिए किसी पर्सन के साथ भेदभाव नहीं हो सकता, डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता कि वो किसी पर्टिकुलर या फिर स्पेसिफिक धर्म से ताल्लुक रखता हो। तो आप बताइए, वेस्टर्न कंट्रीज का जो सेकुलरिज्म का मॉडल है वो इस बात पर खरा उतरता है या फिर नहीं उतरता है? बिल्कुल उतरता है, क्योंकि देखो, वेस्टर्न कंट्रीज धर्म को रिकॉग्नाइज ही नहीं करते, वो किसी धर्म के अंदर इंटरफेयर ही नहीं करते, तो फिर डिस्क्रिमिनेशन का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। डिस्क्रिमिनेशन की बात तो तब आती ना जब स्टेट का धर्म के साथ कुछ लेना देना होता। भाई, स्टेट ने एक धर्म को रिकॉग्नाइज कर लिया, ऑफिशियल मान लिया, या फिर एक धर्म के लोगों को ज़्यादा राइट्स दिए, उनको मदद दी, और बाकी धर्म के लोगों को राइट्स नहीं दिए, उनको कोई मदद नहीं दी, तब डिस्क्रिमिनेशन का सवाल उठता। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज तो कहती हैं हम धर्म के अंदर कोई इंटरफेयर करते ही नहीं, धर्म को रिकॉग्नाइज नहीं करते हम, तो फिर डिस्क्रिमिनेशन का तो सवाल पैदा होता ही नहीं है। अब देखो, यहाँ पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। वैसे तो अभी तक हमने जो भी बातें डिस्कस की वेस्टर्न कंट्रीज के संदर्भ में, वो जनरल बातें डिस्कस की, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर भी कुछ कुछ देशों में थोड़ा अलग अलग मॉडल हैं। जैसे यूएसए में क्या है, सभी धर्मों के प्रति न्यूट्रलिटी है, और जो होलियोक के हमने 4 प्रिंसिपल्स डिस्कस किए थे उनको अच्छी तरह से फॉलो किया जाता है यूएसए में। और आमतौर पे जब हम वेस्टर्न कंट्रीज के सेकुलरिज्म के मॉडल की बात करते हैं तो हम काइंड ऑफ यूएसए में सेकुलरिज्म का जो मॉडल है उसी की बात करते हैं। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, जैसे फ्रांस में थोड़ा सा डिफरेंस है। आप यूएसए में टर्बन यानी पगड़ी पहन सकते हो, यानी जो सिख हैं वो पगड़ी पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, न्यूट्रलिटी है स्टेट की, और इवन बुर्का भी पहना जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फ्रांस थोड़ा सख्त है इन चीज़ों के मामले में। फ्रांस कहता है रिलीजन जो है वो प्राइवेट स्फीयर है, आप घर के अंदर कुछ भी करिए, किस धर्म को मानिए, कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पब्लिक में आप मत शो कीजिए कि आपका धर्म क्या है, आप पब्लिक में अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस को फॉलो मत कीजिए। आप जब पब्लिक स्फीयर में बाहर आए तो अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को घर छोड़ के आए, यानी कंप्लीट सेपरेशन है वहां पे पब्लिक स्फीयर के बीच और प्राइवेट स्फीयर के बीच है। थोड़ा फ्रांस सख्त है इन चीज़ों के मामले में, इसी वजह से फ्रांस में मुस्लिम महिलाओं को बुर्का नहीं पहनने दिया जाता और सिखों को पगड़ी नहीं पहनने दी जाती। तीसरा वेस्टर्न सोसाइटी का मॉडल है यूके का मॉडल, ब्रिटिश मॉडल। ब्रिटिश मॉडल को तो सूडो सेकुलरिज्म का मॉडल भी कहा जाता है, क्योंकि ब्रिटेन में क्रिश्चियनिटी बेस्ड जो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे YMCA, YWCA, ये नाम हैं, क्रिश्चियनिटी बेस्ड ये ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती हैं। इनको मदद देता है स्टेट ऑफिशियली, लेकिन बाकी धर्मों पर आधारित जो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको मदद नहीं दी जाती ब्रिटेन के द्वारा। और इवन ब्रिटेन की जो हेड हैं क्वीन, वो भी बहुत सारी चर्च की हेड हैं ब्रिटेन में। तो काइंड ऑफ ब्रिटेन बोलता है कि हमारा सेकुलरिज्म का मॉडल है, लेकिन सूडो सेकुलरिज्म कुछ एक्सपर्ट्स बोलते हैं ब्रिटेन के मॉडल को। तो ये हमने वेस्टर्न सोसाइटी में भी कुछ अलग अलग मॉडल जाने, ब्रिटेन का मॉडल जाना, यूएसए का मॉडल जाना, फ्रांस का मॉडल जाना। वैसे आपसे कोई अलग अलग पूछेगा नहीं, लेकिन आंसर में ये छोटी छोटी बात जब आप लिखते हो तो एग्जामिनर पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। मान लीजिए एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा है वेस्टर्न सोसाइटीज़ के सेकुलरिज्म के मॉडल को और इंडियन सोसाइटी के सेकुलरिज्म के मॉडल को आपस में कंपेयर कीजिए। मान लीजिए जब आप वेस्टर्न सोसाइटीज़ के सेकुलरिज्म के मॉडल को बता रहे हो तो एक लाइन में आप ये भी लिख देते हो कि जनरली यूएस में जो सेकुलरिज्म का मॉडल है उसे ही वेस्टर्न सोसाइटीज़ का सेकुलरिज्म का मॉडल कहा जाता है। अदरवाइज ब्रिटेन में और फ्रांस में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है यूएसए के सेकुलरिज्म के मॉडल से, बस एक लाइन लिख देते हो। तो एग्जामिनर को लगता है कि जो पर्सन आंसर लिख रहा है उसने पढ़ा है, उसको समझ है, आप बेहतर ढंग से एनालिसिस कर पाते हो। एक चीज़ वैसे यहाँ पर और भी आपको बतानी थी। देखो वेस्टर्न सोसाइटीज़ में ऐसा क्यों है कि कंप्लीट सेपरेशन है रिलीजन के बीच और स्टेट के बीच। एक्चुअली हुआ क्या करता था, मेडिवल इंडिया में कई सारे सेंटर्स ऑफ पावर हुआ करते थे।
जैसे चर्च एक पावर था, किंग का रूल एक पावर था। अब यहां पे विभिन्न सेंटर्स ऑफ पावर जो हुआ करते थे, जो फ्यूडल लॉर्ड्स, फ्यूडलिज्म एक पावर था, जो जमींदार लोग हुआ करते थे पहले, तो सभी ना सिटीजन्स पर अपनी पावर एक्सरसाइज करने की कोशिश किया करते थे। इनके आपस में ना कन्फ्लिक्ट हुआ करता था। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एजुकेशन का मान लीजिए। राजा कहता है जनता को कि आप इस प्रकार की एजुकेशन को फॉलो कीजिए, चर्च कहता है नहीं आप इस प्रकार की एजुकेशन को फॉलो कीजिए, जमींदार लोग कुछ और कहते हैं, यानी फ्यूडल लॉर्ड्स कुछ और कहते हैं। दूसरे मामलों में भी सिटीजन्स को अलग अलग बातें बोली जाती हैं राजा के द्वारा। राजा जनता को कहता है आप ये कीजिए, चर्च कहता है नहीं आप ये मत कीजिए, कुछ दूसरा कीजिए। फ्यूडल लॉर्ड्स अपनी तरफ से बात कहते हैं जनता को, तो जनता भी परेशान कि बात किसकी माने, राजा की माने, चर्च की माने या फ्यूडल लॉर्ड की माने। तो उस समय 1618 से लेके 1648 के बीच, 1618 से लेके 1648 के बीच एक 30 इयर्स वार चलता है। बहुत ज्यादा लोगों की जाने जाती हैं इस 30 इयर्स वार में। और जब ये 30 इयर्स वार खत्म होता है 1648 में, तब ये कंक्लूजन निकल के आता है, वेस्टफेलिया पीस ट्रीटी उस समय साइन होती है और ये निकल के आता है कि स्टेट जो है उसमें रिलीजन का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा और रिलीजन के अंदर स्टेट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। धर्म का कोई इशू है तो उस पर स्टेट कुछ नहीं बोलेगा, और पॉलिटिकल कुछ इशू है तो उस पर धर्म कुछ नहीं बोलेगा, धर्म इंटरफेयर नहीं करेगा। तो आप कह सकते हो वेस्टर्न सोसाइटीज का जो सेकुलरिज्म का मॉडल निकल के आता है वो कन्फ्लिक्ट के बाद निकल के आता है। नफरत थी चर्च के खिलाफ उस समय पॉलिटिकल पावर की, जो राजा लोग थे या फिर जो रूलर्स थे उनकी नफरत थी कि भैया आप अपना काम करो ना, आप हमारे रूल के बीच में इंटरफेरेंस क्यों कर रहे हो। तो इस कंटेक्स्ट में वेस्टर्न कंट्रीज का सेकुलरिज्म का मॉडल निकल के आता है। बस काइंड ऑफ ये कंटेक्स्ट बताया मैंने आपको कि किस कंटेक्स्ट में वेस्टर्न सोसाइटीज का सेकुलरिज्म का मॉडल निकल के आता है। वेस्टर्न सोसाइटीज का सेकुलरिज्म का मॉडल डिस्कस करने के बाद हमारा नेक्स्ट मॉडल है कम्युनिस्ट का मॉडल। कम्युनिस्ट जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो कार्ल मार्क्स के विचारों को फॉलो करती हैं। कार्ल मार्क्स ने कहा था रिलीजन इज ओपियम ऑफ मासेस। इसका मतलब ये है, कार्ल मार्क्स कहा करते थे धर्म का यूज किया जाता है पूंजीपति क्लास के लोग के द्वारा ताकि वर्किंग क्लास के लोग अपने ऊपर हो रहे अत्याचार को भूल जाएं। यानी पूंजीपति क्लास के लोगों के द्वारा जो शोषण होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है वर्किंग क्लास के लोगों का, कायदे से वर्किंग क्लास के लोगों को रेवोल्यूशन कर देनी चाहिए, यानी अपने ऊपर हो रहे अत्याचार का विरोध करना चाहिए। लेकिन वर्किंग क्लास के लोग धर्म में अगर संलिप्त होते हैं तो वो अपने ऊपर हो रहे अत्याचार को भूल जाते हैं, वो बस धर्म में मशगूल हो जाते हैं। इसीलिए कार्ल मार्क्स कहा करते थे रिलीजन इज ओपियम ऑफ मासेस, यानी रिलीजन का यूज किया जाता है जनता को, वर्किंग क्लास के लोगों को खासकर नशा देने के लिए, ताकि वो अपनी सही सिचुएशन के बारे में उन्हें पता ही ना लगे और वो पूंजीपति क्लास के लोगों का विरोध ना करें। अब देखो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है वर्ल्ड के कई देशों में, फॉर एग्जांपल चाइना में, नॉर्थ कोरिया में और क्यूबा में। इन देशों में जो गवर्नमेंट है वो मार्क्स के विचारों से इन्फ्लुएंस्ड है। तो इन देशों में स्टेट ना तो ये मानता कि गॉड की एग्जिस्टेंस है यानी भगवान की एग्जिस्टेंस है, और ना ही ये मानता कि रिलीजन की एग्जिस्टेंस है। समझ गए? चाइना, नॉर्थ कोरिया, क्यूबा, इन देशों में जो मॉडल है उस मॉडल को एथिस्ट मॉडल भी कहा जाता है। एथिस्ट का मतलब होता है नास्तिक, यानी जो भगवान की एग्जिस्टेंस में विश्वास नहीं करता है। अब लास्ट में है इंडियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म। लेकिन इंडियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म को डिस्कस करने से पहले हम एक और मॉडल सेकुलरिज्म का डिस्कस करेंगे, टर्किश मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म। क्या है टर्किश मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म? देखो 1923 से पहले तक टर्की में, उस समय टर्की का नाम हुआ करता था ओटोमन एम्पायर। टर्की में यानी ओटोमन एम्पायर में कैलिफेट सिस्टम हुआ करता था, यानी खलीफा। कैलिफ का मतलब हुआ करता था हेड ऑफ रिलीजन। कैलिफ को माना जाता था कि वो
पैगंबर मोहम्मद के उत्तराधिकारी हैं। तो कैलिफ का मतलब हुआ यहाँ पर हेड ऑफ रिलीजन, मतलब इस्लाम के हेड। यह सिस्टम हुआ करता था ओटोमन एम्पायर में 1923 तक, और पॉलिटिकल हेड को यानी हेड ऑफ स्टेट को कहा जाता था सुल्तान। जैसे देखो क्रिश्चियनिटी में अभी भी पोप जो हैं वो हेड ऑफ रिलीजन हैं, उसी प्रकार से कैलिफ जो हुआ करते थे वो हेड ऑफ रिलीजन हुआ करते थे, हेड ऑफ इस्लाम हुआ करते थे। खलीफा सिस्टम यानी कैलिफेट सिस्टम चलता रहा 1923 तक, लेकिन 1923 में बंद हो गया था। क्यों? क्योंकि ओटोमन एम्पायर ने फर्स्ट वर्ल्ड वार में साथ दिया था जर्मनी का, और जर्मनी आपको पता है युद्ध हार गया था। फर्स्ट वर्ल्ड वार जीत हुई थी यूके की, फ्रांस की। अब देखो फ्रांस यूके जीते थे, कुछ ना कुछ तो लेंगे, तो इन्होंने ओटोमन एम्पायर से बहुत कुछ छीन लिया। जैसे पैलेस्टीन, इराक, ये ब्रिटेन के कब्जे में आ गया। लेबनान, सीरिया, ये दोनों फ्रांस के कब्जे में आ गए। बहुत सारे देशों ने इसे इस्लाम की इंसल्ट माना और कैलिफेट सिस्टम की भी इंसल्ट माना, क्योंकि पहले ओटोमन एम्पायर के अंतर्गत बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज आते थे, लेकिन जीत के बाद यूके और फ्रांस ने कुछ देशों पर कब्जा कर लिया। तो बहुत सारे मुस्लिम देशों ने कहा ये गलत है, ये कैलिफेट सिस्टम की इंसल्ट है, इस्लाम की इंसल्ट है। इंडिया में भी इस चीज को लेके विरोध हुआ था। आपको याद होगा खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन जो इंडिया में हुआ था वो इसी चीज के अगेंस्ट था। जब देखो ये सब कुछ हो गया, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार के विजेताओं ने ओटोमन एम्पायर से ट्रीटी ऑफ सेवरीज की सहायता से पैलेस्टीन, इराक, लेबनान, सीरिया ये सब छीन लिए। उसके बाद टर्की में इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं और उन इलेक्शंस में जीत होती है कमल मुस्तफ़ा पाशा की। ये जो स्क्रीन पे आप तस्वीर देख रहे हो, जैसे ही ये सत्ता में आते हैं मुस्तफ़ा, ये बहुत सारे स्टेप्स लेते हैं टर्की को मॉडर्नाइज करने के लिए। जैसे इन्होंने खलीफा सिस्टम को ही बैन कर दिया, यानी एबोलिश कर दिया कैलिफेट सिस्टम को। तो इसी वजह से जो खिलाफत आंदोलन था वो भी इंडिया में ठंडा पड़ गया था, क्योंकि खिलाफत आंदोलन तो इसलिए हो रहा था ना कि इंसल्ट कर दी फर्स्ट वर्ल्ड वार के विजेताओं ने खलीफा सिस्टम की, लेकिन खलीफा सिस्टम को तो एबोलिश ही कर दिया गया टर्की में जब सत्ता में आए कमल मुस्तफ़ा पाशा। दूसरा स्टेप इन्होंने ये लिया, इस्लाम के इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए टर्की में हैट एक्ट लेके आए। मुस्लिम्स वहां पे हैट पहना करते थे, लेकिन इन्होंने हैट पर बैन लगा दिया। पहले पब्लिक हॉलिडे हुआ करती थी फ्राइडे को, लेकिन जब ये सत्ता में आए तो इन्होंने कहा नहीं, फ्राइडे को हॉलिडे नहीं होगी, संडे को ही होगी। पहले टर्की में फॉलो किया जाता था इस्लामिक कैलेंडर, लेकिन जब ये सत्ता में आए तो इन्होंने कहा नहीं, हम ग्रिगोरियन कैलेंडर को फॉलो करेंगे। इन्होंने मासिस को कहा कि आप 5 बार नमाज मत नहीं अदा कीजिए, 3 टाइम कीजिए। ये लेजिस्लेशन लेके आए। टर्किश लैंग्वेज को रोमन स्क्रिप्ट में ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई बजाय के अरबिक स्क्रिप्ट में। कहने का एसेंस यहाँ पर क्या है? कहने का एसेंस यहाँ पर यह है, टर्किश मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म में स्टेट एक्टिवली इन्वॉल्व होता है रिलीजन में। ऐसा नहीं है कि स्टेट रिलीजन में इन्वॉल्व नहीं होता, स्टेट एक्टिवली इन्वॉल्व होता है रिलीजन में और रिलीजन को सप्रेस करता है। ये सारे स्टेप्स जो लिए गए थे पाशा के द्वारा, आपने देखा कि इनके द्वारा इस्लाम के इन्फ्लुएंस को कम करने की कोशिश की गई। यानी स्टेट एक्ट करता है, एक्टिवली एक्ट करता है कि रिलीजन के इन्फ्लुएंस को कम किया जाए। यह है टर्किश मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म। लोगों ने पाशा को उपाधि दी गई थी अटाटर्क की, ATATURK, अटाटर्क की उपाधि दी गई थी लोगों के द्वारा पाशा को। तो आप कह सकते हो ये जो टर्किश मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म है, ये मॉडल तो एक कदम आगे निकल गया वेस्टर्न सोसाइटीज के सेकुलरिज्म के मॉडल से। ये मॉडल तो कहता है हम रिलीजन में एक्टिवली इन्वॉल्व होंगे रिलीजन के साथ और रिलीजन को सप्रेस करेंगे, रिलीजन के इन्फ्लुएंस को कम करेंगे, वो सारे स्टेप्स उठाएंगे जिससे रिलीजन का अस्तित्व खत्म हो जाए, रिलीजन का इन्फ्लुएंस कम हो। तो इस प्रकार से हमने
तीन सेकुलरिज्म के मॉडल्स के बारे में जाना। सबसे पहले वेस्टर्न सोसाइटीज़ के सेकुलरिज्म का मॉडल क्या है। वेस्टर्न सोसाइटीज़ के अंदर भी हमने जाना यूएस के सेकुलरिज्म के मॉडल में और यूके और फ्रांस के सेकुलरिज्म के मॉडल में क्या डिफरेंस है। अब बारी आती है इंडिया के सेकुलरिज्म के मॉडल की, जिसे हम कल डिस्कस करेंगे। इंडिया का सेकुलरिज्म का जो मॉडल है उसे हम कल डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम हमारी डिस्कशन को यहीं स्टॉप करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।